हेलो। हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, ये स्टार्ट होगा आज और खत्म भी आज ही होगा। मतलब ये वन शॉट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। हम लोग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कवर करने वाले हैं। कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड ये कवर करने वाले हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन देम ये कवर करने वाले हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कवर करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये कवर करने वाले हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कवर करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कांस्टेंट ये कवर करने वाले हैं। थियरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो लेवल होगा वो बीएससी का लेवल होगा। ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वन शॉट करवा रहे रिवीजन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लेक्चर के बाद आपको ये स्लाइड्स मिल जाएगा और 10 एमसीक्यू और 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर उसमें कोई डाउट हो या इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो वो कर दूंगा, नहीं तो एक पोस्ट डाल दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले तो एक बार इंट्रोडक्शन देख ले, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पे आएंगे। आप लोग बीएससी लेवल में हो तो इतना तो पता ही होगा इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार ये फोटो देख लो, आपको पक्का आइडिया आ जाएगा इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, सबसे पहले बड़ी बात, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। मतलब क्या, सपोज ए से बी बन रहा है, ठीक है, और बी से ए नहीं बन पा रहा है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, सपोज ए ऐसे डिनोट करेंगे, ये ये इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम refers to the state of balance that exists in a solution when ions from electrolytes are in a reversible reaction and the rate of formation reaction forward reaction equals to the rate of backward reaction। मतलब rate of forward reaction और rate of backward reaction बराबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एसिटिक एसिड का, यहाँ पे CH3COOH CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है। ठीक है, ये वापस रिकम्बाइन हो सकता है। ठीक है, the system reach equilibrium when the rate of ion formation equals to rate of ion recombination। इसके recombination की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वैसे उम्मीद करते हैं पता होगा ही, फिर भी एक बार आप देख लो। An electrolyte is a substance that when dissolved in a solvent breaks down into ions and can conduct electricity। मतलब कोई electrolytes एक कोई substance है जो solvent में like water like solvent में dissolve होता है और ions में टूट जाता है। ions कैसा होता है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते वो भी पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, क्या क्या दोनों की प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ये भी आगे पढ़ने वाले हम लोग। ये अल्फा 1 के अराउंड होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और 1 से कम हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, डिसोसिएशन की बात करोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ये आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली नहीं होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लिखा हुआ है। इलेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हाई होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लो होते हैं। और टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इरिवर्सिबल टाइप का होता है, मतलब सिर्फ ऐसे ही होगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड कौन कौन से होते हैं, HCl HNO3 H2SO4। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए, और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा मत समझना तो 2-3 ही है। ठीक है, बेस की बात करोगे तो NaOH KOH। अगर सॉल्ट की बात करोगे तो NaCl KNO3 H2SO K2SO4। सब में और ज्यादा है, ऐसा नहीं कि 2-3 है। देखो, रिएक्शन की बात करोगे तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, वापस रिकम्बाइन होकर NaCl नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस है।
यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं शो करता है। लेकिन देखो CH3COOH ये वापस रिकम्बाइन होके CH3COOH बना सकता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्ट की बात करोगे तो CH3COONA होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। बेस की बात करोगे तो NH4OH, C6H5NH2 और भी बहुत सारे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड की बात करोगे तो CH3COOH और H2CO3 इतने होते हैं। बाद बाकी और भी होते हैं, आप बुक देख सकते हो। मैंने थोड़ा बहुत 2-3 एग्जाम्पल बस दे दिया। अब लोग स्टार्ट करते हैं जो सिलेबस मैंने मेंशन किया था। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का ये रहा डेफिनेशन। डेफिनेशन समझना है तो समझो, नहीं तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताए तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता क्या है। देखो कोई भी सब्सटेंस है, वो गिवन सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट जो दिया गया है, वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में कितना इफेक्टिवली आयनाइज हो रहा है, उसी को हम लोग मेजर करते हैं, जिसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। फिर से सुनो, कोई भी सब्सटेंस है जो गिवन सॉल्वेंट में कितना इफेक्टिवली आयनाइज हो रहा है, उसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, 1 के आसपास होगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो 1 से कम होगा। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखो। फिर से सुनो एक बार, कोई भी सब्सटेंस गिवन सॉल्वेंट में कितना इफेक्टिवली आयनाइज हो रहा है, उसके मेजरमेंट को हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 के आसपास वैल्यू होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 से कम होता है। अगर इसके रेंज की बात करोगे तो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से कम भी नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अगर इसका फॉर्मूला की बात करोगे मैथमेटिकली, कैसे इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली प्रेजेंट। ये फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट बताऊं तो बस इतना याद रखो, कोई भी सब्सटेंस गिवन सॉल्वेंट में कितना इफेक्टिवली आयनाइज हो रहा है, उसके मेजरमेंट को हम लोग अल्फा बोलते हैं या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के 1 के आसपास वैल्यू होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 से कम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नियरली इक्वल लिखा गया, इसको तुम लोग ऐसे बोल सकते हो, इक्वली नियरली इक्वल। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करता है वो एक बार जान लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। हमने इंपॉर्टेंट 5 रखे हैं, जो 5 फैक्टर है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में हमको समझना चाहिए। और ये पांचों के पांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो क्या होगा, डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। HCl है, NaOH है, NaCl है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इससे क्या होगा, अल्फा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अभी भी इससे पहले बता, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसका वैल्यू 1 के आसपास होगा। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ हाई अल्फा वैल्यू। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, आयनाइज पार्शियली, इसका अल्फा वैल्यू लो होगा। किसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन की बात करते हो, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, देखो उसका, उसको जितना डाइल्यूट करोगे अल्फा वैल्यू उतना बढ़ते चला जाएगा। एज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अल्फा इंक्रीजेज। ठीक है, इतना याद रखो। ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, विच स्टेट्स दैट आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज डाइल्यूशन। ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग है, बट इसको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, कोई भी सॉल्यूशन है उसको जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे अल्फा वैल्यू उतना बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बढ़ के कितना जाएगा, 1 से कम ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो देखो हमको पता है, आयनाइजेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज अल्फा बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स आयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इतना ध्यान रखो टेम्परेचर का। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। पोलैरिटी जैसे वो वाटर हो गया पोलर सॉल्वेंट। देखो, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मैटर्स बिकॉज हाई पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर स्टेबलाइज द आयंस फ्रॉम, promote greater dissociation, hence increase अल्फा। देखो यहाँ से एक चीज और हमको समझ में आ गया, इससे पहले भी हमको समझ में आ गया, अभी भी यहाँ पे फिर से समझ में आ गया। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा अल्फा वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, पोलैरिटी की बात करोगे तो जैसे हाईली पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर स्टेबलाइज द आयन, मतलब जो ज्यादा पोलर होगा वो स्टेबलाइज करेगा आयन को, जिससे क्या होगा, ग्रेटर डिसोसिएशन होगा। ग्रेटर डिसोसिएशन से हमारा अल्फा वैल्यू इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके कहाँ तक जाएगा, 1 से ज्यादा थोड़ी जाएगा, 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट, इसी की बात कर रहे थे, ये भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट एक बार पढ़ लो,
कॉमन आयन इफेक्ट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये तो पता ही है। द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर बाय रिड्यूसिंग अल्फा। अगर किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट आ जाए, अल्फा वैल्यू को वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये ली चैटेरियल प्रिंसिपल से समझते हैं, जो हम आगे देखेंगे। इसमें तो अभी नहीं देखेंगे, किसी और दूसरे टॉपिक में इसको हम कवर करेंगे। अभी हम लोग इस पे नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए 5 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है। दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर क्या है। पहला नेचर क्या है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, नेचर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, पोलैरिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट, ये 5 फैक्टर आपको याद करने, जो मुद्दा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो एक चीज तो हमने समझ लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो किस पे अप्लीकेबल होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ वीक एसिड एंड वीक बेस लिखा हुआ है, बट मैं आगे बताऊंगा कि ये 3 टाइप का होता है। टोटल अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करोगे तो 4 इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इसका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता क्या, पहले ये देख लो। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज द डाइल्यूशन, बता चुके हैं। एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए और के बी इज रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन एज के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। एक ये इक्वेशन याद रखो। दूसरा, इसमें होता है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो 1 - अल्फा नियरली 1 के आसपास आ जाएगा। तो लास्ट जो एक आता है के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये सिर्फ एक ये याद रखो और एक ये याद रखो, इतना काफी है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए और इसके बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है फॉर वीक एसिड 1 - अल्फा नियरली इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें तो एज अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन डिक्रीज, डिसोसिएशन इंक्रीज, ये अभी लास्ट जो फैक्टर बता रहे थे उसमें भी हम बता चुके थे। अब इसमें एक चीज ये आता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई और भी रीजन है उस वजह से भी, तो वो भी देख लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट वैलिड, लिमिटेशन में लिखा है नॉट वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक सेकंड, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। strong electrolytes not valid for strong electrolytes, Ostwald dilution law। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनर आयनिक इंटरेक्शंस नीड डिबायकल थ्योरी, इसके थ्योरी से हम लोग पढ़ते हैं, बट क्यों नहीं वैलिड है, ड्यू टू इंटर आयनिक इंटरेक्शन। दूसरा क्या रीजन मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, वो वापस रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करते हैं, इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड। तो कंडक्टेंस मेजरमेंट इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं, मतलब के लिखते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं। मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्वेंट का दिया गया हो। ये है कंडक्टेंस मेजरमेंट का फॉर्मूला। कभी आपको मोलर कंडक्टेंस देके कप्पा का वैल्यू पूछ लेगा, मोलर कंडक्टेंस देगा और ये कॉन्सेंट्रेशन देगा और कप्पा का वैल्यू पूछ लेगा, कभी कप्पा देगा कंडक्टेंस देगा, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू पूछ लेगा, सिंपल, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछता ही नहीं है। दूसरा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है लेमडा एम इन्फिनिटी इज अ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसमें एक ये याद रखो और एक ये याद रखो, इससे ज्यादा कुछ जरूरत की चीज नहीं है। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो तो अभी इससे पहले ही बता चुके हैं कि ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। इसमें ये सारा इक्वेशन कहाँ से है, वो डेरिवेशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बेस क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही मैं बता रहा हूँ। और वो फॉर्मूला की याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो सबसे सिंपल क्या है इसमें, हाइयर के ए, यहाँ पे के ए है और हाइयर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। हायर के बी, यहाँ पे बी है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, सिंपल।
देखो, बेस्ड ऑन के ए बोलते हैं कि इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे है कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है, वो भी 1 सेकंड में दूर हो जाएगा। इसमें देखो क्या है, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक इसी तरह इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ आएगा। ये 4 चीज रहती है याद करने के लिए, और चारों में कंफ्यूजन होके खत्म हो जाता है। ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर कैसे करना और याद कैसे रखना वो देख लो। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी सब्सटेंस पे, कुछ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इंक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहीं पे लगा है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कैसे, स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को। ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा कैसे, डी स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिंपल इतना ही है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, बेस के लिए क्या होता है, सीधा इसका उल्टा होता है। इसमें कुछ याद रखना है ही नहीं। उल्टा क्या होता है वो भी देख लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज बेसिसिटी। तो मैं ये याद रखने की सलाह नहीं दूंगा, मैं यही सलाह दूंगा आप ये दोनों पॉइंट याद रखो। और बेस में क्या होता है, उल्टा होता है। सिंपल, इससे ज्यादा मतलब चारों याद करना है तो करो, आपकी मर्जी, लेकिन चारों में कंफ्यूजन होगा ये भी मेरी गारंटी है। इससे अच्छा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों वाला याद रखो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, इतना याद रखो। बेस में क्या होता है, बेस पे उल्टा होता है, सिंपल। ठीक है, अब देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। स्टार्टिंग में हम बताए थे हम लोग 4 टाइप का पढ़ते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तीसरा होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा होता है वीक एसिड एंड वीक बेस। ये 4 की बात किए थे हम। इसमें एक नहीं पढ़ते हैं, कौन सा नहीं पढ़ते हैं, ये नो हाइड्रोलाइसिस केस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्यों, ये दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा जो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ये नो हाइड्रोलाइसिस का केस है। उसके बाद क्या क्या बच गया देखो, सॉल्ट ऑफ एसिड एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिडिक है, एसिड है, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल। इसमें देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें, बेस है, तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें वीक एसिड वीक बेस, ये डिपेंड करेगा हम हमारा किस पे, के ए और के बी वैल्यू पे। ठीक है, के ए और के बी वैल्यू पे डिपेंड करेगा किसका, वीक एसिड वीक बेस का। ये याद रखने का सिंपल तरीका है, जिसमें देखो इसमें के ए और के बी दिया रहेगा। अगर के ए का वैल्यू ज्यादा है के बी से तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, के ए का वैल्यू ज्यादा है के बी से तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद के बी का वैल्यू अगर ज्यादा है के ए से तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है, जो स्ट्रॉन्ग है वैसा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों वीक आ गया तो वो डिपेंड करेगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक सॉल्यूशन, अगर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा तो बेसिक सॉल्यूशन। सिंपल। अब देखो इसका फॉर्मूला सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, इसका याद रखने का तरीका हम बता दें। देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को हम लोग के एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, के एच लिखो, उसके बाद आता है के डब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यहाँ पे सिंबल भी लिख दिया मैंने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें वीक क्या है, बेस है, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें वीक क्या है, एसिड है, तो के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए आ जाएगा। सिंपल। अब इसमें देखो दोनों वीक आ गया तो दोनों नीचे आ गया बेचारा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्या है वो देख लो। अभी हमने बताया ये याद रखने का तरीका,
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे मत कंफ्यूज हो जाना। और यहाँ पे देखो, अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका हमको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, तो जो वीक है उसको नीचे रखेंगे और ऊपर के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के बी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिंपल। अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा जाए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन जो वीक है वो आएगा। वीक बेस है तो बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। अगर वीक एसिड है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। अगर दोनों है, वीक एसिड और वीक बेस है, तो के और के बी दोनों आ जाएगा। सिंपल। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस, यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, जो सिलेबस पे कुछ मेंशन नहीं किया गया जो एप्लीकेशन किस टाइप का चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करवा दिया। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है जो और कुछ हमको पढ़ना चाहिए इसमें, तो आप कमेंट करना, मैं आप बता दूंगा वो भी। ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केएसपी, केएसपी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। ठीक है। देखो, द solubility ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री सी 1.33 इंटू 10⁻⁻5, मतलब S दे दिया गया है 1.33 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी -5। व्हाट इज द solubility प्रोडक्ट यानी KSP ऑफ AgCl एट दिस टेम्परेचर। सबसे पहले यहाँ पे तो AgCl सिंपल है, AgCl की जगह जो भी हो उसका पहले डिसोसिएशन करो। कैसे होगा, देखो, AgCl का किस में होगा, Ag प्लस और Cl माइनस। ठीक है। Ag भी एक है और Cl भी एक है, तो यहाँ पे एक ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, हेंस Ag प्लस इक्वल्स टू Cl माइनस इक्वल्स टू S, यानी ये भी S और ये भी S है। अब देखो, KSP, KSP इक्वल्स टू क्या होगा, Ag प्लस और Cl माइनस। अब ये भी S है, ये भी S है, तो ये दोनों मिलके S स्क्वायर हो जाएगा। अब S स्क्वायर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर कर दो, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखो, ये -5 यहाँ पावर में है और यहाँ 2 ये भी पावर में है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ भी -10 पावर में है। ठीक है। हमारा केएसपी क्या हो गया, ये सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो भी दिया गया, सपोज एजीसीएल है, यहाँ पे इसके जगह जो भी दिया गया उसका पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो। उसके बाद अगर एक है तो एस लिखो, अगर दो है तो एस स्क्वायर लिखो, तीन है तो एस क्यू लिखो, चार है तो एस फोर लिखो। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दिया गया वो पुट करो, बस खत्म। अब आता है थियोरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये ज़्यादातर लैब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कौन सा इंडिकेटर कहाँ यूज़ करना है, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमको चूज करना, कौन सा इंडिकेटर हम किस सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है। देखो, दे शो डिफरेंट कलर इन प्रोटोनेटेड वर्सेस डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। जैसे कोई भी इंडिकेटर है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में अलग कलर शो करेगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में अलग कलर शो करेगा। सपोज यहाँ पे फिनोफ्थिलीन है, फिनोफ्थिलीन कलरलेस होता है। ठीक है। लेकिन जब ये आयनाइज होगा ना, तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो आपको लैब में पूछा जाएगा, आप कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हो, उसमें फिनोप्थिलीन डाल दिया, उसके बाद कलर पिंक आ गया, तो वहां पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये पिंक कलर का रीजन क्या है, तो वहां पे आप बोलोगे ये फिनोप्थिलीन का कलर है। ठीक है। जो आयनाइज हुआ तो उसके बाद पिंक कलर का हो गया। पहले कलरलेस था, आयनाइज होने के बाद पिंक कलर का हो गया, और ये पिंक कलर किसका है, फिनोफ्थलीन का है। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज प्रोटोनेटेड फॉर्म में रेड कलर का रहता है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में येलो कलर का रहता है। उसमें सिलेबस में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं था जो कौन सा इंडिकेटर पढ़ना है, तो मैंने ये दो इंडिकेटर, एक एसिडिक इंडिकेटर है, दूसरा बेस इंडिकेटर है। ठीक है, वही दोनों मैंने बता दी। इसके अलावा और भी कुछ है तो आप मुझे बताना। ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का प्रोटोनेटेड फॉर्म में रेड होता है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में येलो होता है। इतना ध्यान रखो। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब, ये लास्ट टॉपिक है, इंडिकेटर कब कैसा चूज करना है। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसका तो पीएच अराउंड 7 होगा, इसमें कोई भी इंडिकेटर वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए ज़्यादा हमको लोड नहीं लेना है। लोड किसके लिए लेना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, उसका एसिडिक इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, एसिडिक इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। उसमें इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो एसिडिक रेंज का होना चाहिए। जो मिथाइल ऑरेंज, अभी यहाँ पे मैंने बताया मिथाइल ऑरेंज, ये एसिडिक रेंज का है इंडिकेटर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। सेम, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कर रहे हैं
ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो बेसिक इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, तो इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, बेसिक रेंज वाला, मतलब फिनोक्सिलीन। इट मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, तो एसिड है, तो इंडिकेटर कौन सा यूज होगा, जो एसिडिक रेंज का हो। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका बेसिक इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा, तो इसका इंडिकेटर किस रेंज का होगा, जो बेसिक रेंज में हो, तो वो फिनोक्सिलीन। ये चीज याद ध्यान रखना है और ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो सिंपल से है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच उसका अराउंड 7 के आसपास होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इतना ही था, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में था। अगर इससे ज़्यादा और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर देना, बाय पोस्ट या फिर वीडियो के थ्रू मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में। थैंक यू।